हेलो। 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 देखिए, आपका यूपी एपीओ के बारे में जो सूचना है वो बता दिया जाए। यूपी एपीओ आपका अभी 15 दिसंबर के बाद आएगी। कुछ आपका टेक्निकल कारणों से आपका कुछ मन विसंगतियां हैं आपका विज्ञापन में जो आयोग में आया है। तो आयोग उस पर स्पष्टीकरण राज्य सरकार से मांगा है। और जब राज्य सरकार का जवाब आ जाएगा उसके एक हफ्ते या 1 हफ्ता या 10 दिन बाद आयोग निकालता है प्रक्रिया जारी करके। तो ये मानकर चला जाए कि राज्य सर 15 तारीख के बाद ही संभावना है। पहले ये संभावना थी कि 15 दिसंबर के पहले आ जाएगा, लेकिन अब जो मैंने कल पता कराया गया उस हिसाब से आपका 15 दिसंबर के बाद ही आ पाएगा। तो हो सकता है 20-25 मैंने दिसंबर लास्ट तक आए, तब तक पुलिस एक्ट निपटा देना है। यानी कि प्रयास ये करना है कि आपका वैकेंसी आते आते कम से कम एक सब्जेक्ट एपीओ का हो जाए आपका पुलिस एक्ट। उसके बाद जो तीन से, हाँ जीएस भाई सोमवार से चलेगा, आपको टाइम बताया जाएगा। जीएस कई लोग मांग कर रहे हैं, तो सोमवार से जीएस चलाया जाएगा। अध्यापकों से बात चल रही है, 1-2 दिन में समय बताया जाएगा। और सुबह वाला बैच अभी आपका संडे तक बंद रहेगा। कुछ कारणों से संडे तक सुबह वाला बैच बंद रहेगा, आज चला था। और मंडे से आपका सुबह वाला बैच भी चलेगा जो रेगुलर बैच था। तो देखिए, पुलिस एक्ट फिर एक बार 2-4 मिनट दोहराना पड़ेगा तब आगे बढ़ा जाए। पुलिस अधिनियम के बारे में अभी 2 लेक्चर आपका हुआ है और जो 2 लेक्चरों में क्या क्या बताया गया है वह एक बार हम बता दें, उसके बाद आपका मैंने आगे बढ़ा जाए। देखिए, आपका ये बताया गया था कि जो पुलिस प्रशासन और अपराध नियंत्रण है ये स्टेट का विषय है, राज्यों का विषय है। और सामान्यतः इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को प्राप्त है। तो अब ये जो क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य सूची का एंट्री नंबर कौन है जहाँ की पुलिस प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो राज्य सूची का लिखवाया भी गया था आपका पिछले लेक्चर में। प्रविष्टि नंबर जरूर याद करके जाइएगा, कितना है 2। ये कम से कम ये याद करके जाइए। इसके बाद आपका जो पुलिस अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं वह 1861 का ही है। फिर थोड़ा उत्तराखंड से भी को रिलेट कर लिया जाए। उत्तराखंड ने 2007 ईस्वी में अपना अलग पुलिस एक्ट बना लिया जिसका नाम उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 है। लेकिन यूपी ने अब तक चूंकि नया पुलिस अधिनियम बनाया ही नहीं है, अतः ऐसी दशा में जो पुराना पुलिस एक्ट है जो अंग्रेज बनाकर चले गए 1861 में, वहीं हम लोग आज पढ़ते हैं। ये कानून 22 मार्च, ये डेट पूछा जा सकता है, 22 मार्च 1861 को इसका निर्माण हुआ। इसी तारीख को यह लागू भी हो गया। और किस गवर्नर जनरल ने इस पर एसेंट दी वो भी एक पन्ना लिखवाया गया था उसमें। तो 22 मार्च को किस गवर्नर जनरल ने? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद आपका ये बताया गया कि संघ ने कानून तो बना दिया, लेकिन चूंकि पुलिस प्रशासन राज्यों का कार्य है, अतः इस कानून को लागू करना राज्यों पर छोड़ दिया गया। और राज्यों पर छोड़ दिया गया, राज्य चाहें तो पूरी तरह लागू करें या अर्ध रूप से, या बिना संशोधन के, या संशोधन करके। ये जो पुलिस अधिनियम है इसकी धारा 46 हमें बताती है कि इसकी परिधि या एरिया, यानी कि इस कानून को इन्फोर्स करना ये किसके अधिकार क्षेत्र में है? राज्यों। अब
धारा 46 जो है वह ये भी बताती है कि राज्य चाहे तो इस कानून को और अच्छे से लागू करने के लिए रूल या नियम बना सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने नियम बनाया है और उसका नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861, यानी कि इंग्लिश में उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861। यानी कि जब आपका धारा कहे, फिर एक बार समझिए, संघ ने जो पुलिस अधिनियम बनाया है उसमें अध्याय या चैप्टर नहीं है, न ही पार्ट या भाग है, केवल सेक्शन है। तो पहला क्वेश्चन, कितने सेक्शन है? तो टोटल 47 सेक्शन है। यानी कि पुलिस अधिनियम जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें केवल और केवल कितनी धाराएं पढ़नी है? 47। इन 47 धाराओं से 7 क्वेश्चन बनते हैं, 7 या 8, माने पुलिस अधिनियम से 15 आएंगे तो यहाँ से 7 क्वेश्चन बनते हैं। चूंकि उत्तराखंड में नियम या रूल पढ़ना नहीं था, नहीं तो वो भी पढ़ाया जाता, केवल सेक्शन पढ़ना था। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको सेक्शन के साथ आपका रेगुलेशन भी पढ़ना है जो राज्य सरकार ने बनाया है। तो उसको देखा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1861 में रेगुलेशन बनाया जिसमें कि आपका 37 चैप्टर हैं और 554 पैरा है। तो अगर रेगुलेशन में कहा जाए तो याद रखिए इसका मतलब पैरा, माने धारा नहीं, क्या मानेंगे? पैरा। और जो अधिनियम कहा जाए इसमें धारा दिया है। तो अधिनियम में धारा लिखा रहेगा और जो आपका रेगुलेशन है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है उसमें सेक्शन न देकर पैरा रहेगा। यानी कि 554 पैरा है और इसमें 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपका लगभग 250 से 300 पैरा हम पढ़ाएंगे। अब ये है कि भाई देखिए, अब तक के इतिहास में तो इन्हीं पैराओं से क्वेश्चन आपका बना है, चाहे पिछली बार हो या कोई भी हो। लेकिन हो सकता है कि पैरा से एक दो क्वेश्चन आपको न आए, ये भी हो सकता है कि भाई 554 पैरा तैयार करना संभव नहीं है क्योंकि 300 ही लगभग पढ़ाए जाएंगे और हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन बाहर भी चला जाए, लेकिन अब तक गया नहीं है। लेकिन आयोग हो सकता है फालतू क्वेश्चन आजकल ज़्यादा बन रहे हैं तो फालतू बना देगा, तो एक दो क्वेश्चन बाहर जा सकता है। लेकिन फिर भी 15 में आपका प्रयास रहना चाहिए कि 13 क्वेश्चन हर हाल में सही हो। अगर 13 से कम होता है तो भाई आपका प्री से ही बाहर हो जाने का पूरा चांस है। तो ऐसा रटवाया जाएगा जैसे उत्तराखंड में रटवाया गया। भाई खुशी की बात है कि कोचिंग के लोग ला में आपका ज़्यादा किए हैं। कहीं के भी लड़के से अगर पूछा जाए तो 70-80 तक पहुंचा है और यहाँ के लोग माने ज़्यादातर लोग 90% लोग 90 के ऊपर है। तो वहीं 10% लोग ही थोड़ा कमज़ोर थे। वहीं आपका तो यूपी एपीओ में हम प्रयास करेंगे कि वो 10% जो छूट रहा है, मैंने जो लोग कमज़ोर हैं 10% में, उनको भी इस बार बेड़ा पार हो और उनके लिए भी मैंने अच्छा पढ़ाया जाए ताकि आपका रटवा दिया जाए। यानी कि जो भी सेक्शन, जैसे पिछली बार उत्तराखंड में 20 दिन रटवाया गया और एकदम लोग कह रहे थे कि भाई एकदम दिमाग में ये पीड़ित प्रतिकर योजना, तो ये जैसे जैसे आप बताए थे एकदम हूबहू आ गया सब में। तो भाई इस बार भी अभी से लग जाइए, 3-4 माह मिलेगा समय और 3-4 माह में सिलेबस कम है एपीओ का और आपका, और अच्छे से लगिए ताकि इस बार कोई जो कमी थी वो दूर हो जाए। और आराम से पढ़ाया भी जा रहा है, रेगुलर बैच में पढ़ाया जा रहा है। लास्ट में जब 20-25 दिन बचेगा एग्जाम का तब स्पेशल बैच चलाया जाएगा, क्रैश कोर्स, अभी नहीं। तो हम प्रयास करेंगे कि एक बार अच्छे से छोटी छोटी बातें सबको बताया जाए और उसके बाद जब क्रैश कोर्स चले
तो उसमें सभी लोग रट्टा मारे रहे और बताते रहे, जैसे कि उत्तराखंड में ज्यादा लोग बताए। एकदम जैसे ही बोला जाता था लोग तुरंत जवाब देते थे। तो आइए देखा जाए भाई आपका, ये सब जो सामान्य बातें हैं एक पेज में हम लिखवाए भी हैं। जो न लिखे हो हम दिलवा देंगे किसी से कॉपी लेकर, एक पेज में या 2 पेज में लिखवा गया। अब आपका पुलिस अधिनियम पहले हम शुरू करते हैं। आपका पुलिस अधिनियम 1861। इसकी पहली विशेषता ये देखना है कि जो ये पुलिस अधिनियम है, इसमें आपका अमूमन माने कि सामान्यतः जब भी आप कोई कानून पढ़ते हैं तो एक आप नियम देखते होंगे कि जो सेक्शन 1 होता है उसमें कानून का संक्षिप्त नाम दिया रहता है, फिर विस्तार और प्रवर्तन, 3 चीजें दी गई रहती हैं। लेकिन पुलिस अधिनियम एक ऐसा कानून है जहां नाम, पता और प्रवर्तन तिथि नहीं दी गई है। यानी कि न तो नाम इसका कहीं दिया गया है, न विस्तार दिया गया है, न प्रवर्तन। तो आखिर इसका नाम क्या है? तो ऊपर लिख दिया गया कानून का कि पुलिस एक्ट 1861। और आपका माने निर्माण कब हुआ? तो निर्माण के लिए निर्माण आपका बताया गया था कि जिस दिन गवर्नर जनरल हस्ताक्षर कर देते हैं वही तारीख निर्माण की है। तो याद करके जाएगा 22 मार्च 1861। और इसी दिन लागू भी हो गया, क्योंकि लागू करना राज्यों के क्षेत्र में था तो लागू भी हो गया। अब किस गवर्नर जनरल ने इस पर हस्ताक्षर किया, अनुमति प्रदान की? तो वह याद रखिएगा पूछा जा चुका है, लॉर्ड कैनिंग। आईपीसी पर भी किसने अनुमति प्रदान की? इसी गवर्नर जनरल ने 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड कैनिंग ने। ये बातें हम 2 दिन में बताए थे, थोड़ा और बातें बताए थे फालतू बातें, यानी कि फालतू बातें मैंने जो आपका कंपटीशन से मतलब नहीं है। लेकिन आज जो बातें बताई गई शॉर्टकट में, इससे जरूर कंपटीशन से मतलब है। तो पहला नियम ये निकाल लेना है कि इसमें न तो नाम कहीं दिया है, न विस्तार और न प्रवर्तन तिथि। हाँ जरूर ये 46 में है कि लागू करना किसके अधिकार में होगा? स्टेट के। परिधि वो बताया जाएगा और डिटेल में। जब भी कोई कानून पढ़िए तो सबसे पहले उसका प्रियम्बल पढ़ा जाता है। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना या उद्देशिका। एकदम कानून शुरुआती दौर से शुरू किया जा रहा है, फिर बता दिया जाए भाई, नए लोग भी काफ़ी हैं और 60 नोटिस पर आ गए हैं नए लोग, क्योंकि समय अभाव के कारण आपका क्लास बंद है, ये भी सूचना नहीं जा पाई थी। इसके लिए भाई हमें भी खेद है कि व्यस्तता के कारण ये भी सूचना हम नहीं दे पाए कि क्लास बंद रहेगी। लोग आकर लौट जाते थे आपका, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, कोई ये नहीं है। लेकिन अब क्लास आपका रेगुलर चलेगी और सुबह वाली फिर एक बार बताया जाए सोमवार से चलेगी। ये सबसे पहले प्रियम्बल पढ़ा जाता है और एक क्वेश्चन को रिलेट करके प्रियम्बल से जरूर निकालना है। और आपका अभी बिहार एपीओ में भी पूछा गया था। तो देखिए आपका किसी भी कानून की जो प्रियम्बल या प्रस्तावना या जो उद्देशिका होती है उस पर थोड़ा गौर किया जाए। समय है तो हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, समय नहीं रहता तो इतना डिटेल में नहीं चलता। प्रियम्बल आपका क्यों दिया जाता है? तो जहाँ तक उद्देशिका की या प्रस्तावना की बात है, प्रस्तावना उन लक्ष्यों को, उन उद्देश्यों को, उन पर्पजों को बताती हैं जिन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कोई कानून बनाया जाता है। जैसे कि संविधान की उद्देशिका है, गागर में सागर कही जाती हैं, संविधान की कुंजी कही जाती है, की कही जाती है। अभी बिहार में पूछा भी गया था कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के उद्देशिका। और सुबह के बैच में संविधान शुरू भी हुआ है, अभी तो आपका 1-2 लेक्चर ही हुआ है और उद्देशिका बताई ही जाएगी डिटेल में। अब ये आया
कि यानी कि किसी भी कानून का जो प्रियम्बल होता है वह उसका की कहलाता है, कुंजी कहलाता है। उसमें वह लक्ष्य दिए रहते हैं जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कानून बनाया जाता है। जैसे कि हमारा संविधान किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया, ये प्रियम्बल में स्पष्ट रूप से वर्णित है। अगर कोई विद्वान हो और कहा जाए कि संविधान का क्या उद्देश्य है, तो पूरा वह संविधान न पढ़े, केवल उद्देश्य का पढ़ ले, तो वह एक आपका रफ आइडिया निकाल लेगा कि संविधान में कौन अच्छी अच्छी बातें होंगी या संविधान कैसा होगा। इसीलिए प्रियम्बल को हम क्या कहते हैं, कुंजी। अब ये नहीं कि आ जाए अब कहीं दोबारा रिपीट करे तो गलत हो ये क्वेश्चन। उसी प्रकार आपका जो पुलिस अधिनियम है उसका प्रियम्बल क्या कहता है। अब देखिए, देखिए क्या, पुलिस को पुनर्गठित करना, यानी कि पहला जो लिखवा जाएगा, भाई अभी लिखिए ना, इसको लिखवा जाएगा अभी आपका, पढ़ा पढ़ा कर और पुनः लिखवा भी जाएगा साथ साथ। पुलिस को पुनर्गठित करना, पुनर्गठित का मतलब ये हुआ कि एक जगह माने नए सिरे से इसको गठित किया जाए। तो जहाँ तक पुलिस व्यवस्था की बात है, अंग्रेजों के ज़माने के पहले मुस्लिम शासन काल में दीवान इत्यादि होते थे, लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि पुलिस वालों का एक स्थापना की जाए पुलिस की, और पुलिस को पुनर्गठित किया जाए और नए सिरे से इसकी रचना की जाए। तो अंग्रेजों ने किया भी, और आज भी पुलिस अंग्रेजी पुलिस से कम नहीं है। और तमाम ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं जहां की पुलिस अपने अधिकार का घोर हनन करती है, लेकिन कोर्ट आपका और राज्य सरकार ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। यानी कि रोज मानवाधिकार का वायलेशन कर रही है पुलिस, लेकिन कोर्ट भी अक्षम है कुछ करने में, और सरकार का बरदहस्त प्राप्त है कि आप कुछ भी करिए। यानी कि जब मुख्यमंत्री ही बोल रहा है कि या तो भाग जाओ या ऊपर पहुंचा दिए जाओगे, तो पुलिस का मन तो बढ़ेगा ही कि फर्जी इनकाउंटर करके क्या किया जाए, लोगों को ठोक दिया जाए। ठोक भी रही है। वो अभी नोएडा का ही कांड देखिए, पुलिस वालों ने लूट चोरों को पकड़ा और चोरों से पैसा लेकर छोड़ दिया। और जब ऑडियो वायरल हो गया तब आपका सभी पुलिस वाले बर्खास्त हो गए। यानी कि वहाँ की जो एसओजी टीम थी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, वहीं पैसा पर बिक गई और सभी अभी बर्खास्त हुए जैसे ही ऑडियो वायरल हुआ। तो भाई ये जो फ़ोन से आप बात कर रहे हैं ये भी खतरनाक है। कौन टेप कर रहा है कौन नहीं, कोई नहीं जानता। क्योंकि हमारी भी आवाज़ एक दो बार लोग टेप करके दूसरी जगह भेजे, मैंने सही बात है। और हम भी नाराज हुए कि ये भाई गलत बात है, आप हमसे क्या बात कर रहे हैं, ये टेप करके हमारी प्राइवेसी भंग करेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो लोग समझे कि सर फ़ोन एक बार कर दिए तो हमें बहुत मानते हैं, बहुत खास है। तो उसके बाद सर किसी के ना खास है ना आम है, मैं बता दूं। सर सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, चाहे राजा हो या रंक हो, और चाहे आपका मैंने, अब क्या क्या बताया जाए आगे। तो भाई इसलिए हम भी अब फ़ोन से कहीं भी बात करते हैं तो बड़ी सतर्कता से करनी पड़ती है कि क्या भरोसा कि दूसरे वाला टेप कर रहा हो। सतर्कता बरतनी चाहिए कहीं भी। आगे चलिए, तो पुलिस को पुनर्गठित करना इस कानून का उद्देश्य है। दूसरा ये है अपराधों का निवारण करना। यानी कि यह कानून इसलिए भी बनाया गया कि जो ऑफेंस हैं, जो अपराध हैं, उनका निवारण किया जाए, अपराधों को रोका जाए, यानी कि अपराधों में कमी लाई जाए। और जो लोग उतावले हैं पप्पू जैसे कि हम अपराध करके ही रहेंगे, उन पप्पुओं पर कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए आपका सीआरपीसी में भी देखना पड़ेगा कि अपराधों के निवारण के लिए एक चैप्टर बनाया गया है, और वह चैप्टर 11 है, जहाँ की सेक्शन आपका 149 से लेकर
153 तक प्रावधान है और ये निवारक प्रावधान है, प्रिवेंटिव प्रावधान है। इस चैप्टर का उद्देश्य ही यही है कि आपका अगर कोई व्यक्ति अपराध करने ही वाला है कॉग्निजेबल, तो पुलिस उसको निवारित करे, उसको रोके। तो पुलिस अधिनियम जब भी पढ़िए, फिर बता दिया जाए, पुलिस अधिनियम पढ़ते पढ़ते कम से कम आपका सीआरपीसी एक तिहाई कवर हो जाएगा। और जहां जहां से कोरिलेशन पुलिस, चूंकि पुलिस का कार्य सीआरपीसी में भी है, इसमें भी मिलेगा, तो इसमें पहले बताकर फिर जहां जहां जिस कानून में उसका होगा प्रावधान, चाहे संविधान में हो, आईपीसी में हो, या आपका सीआरपीसी में हो, एविडेंस में हो, तुरंत उसको कोरिलेट किया जाएगा। और लिखवाते समय भी इस बार इसीलिए पुराना नोट नहीं दिया जा रहा है, नया लिखवाया जा रहा है कि कुछ नई बातें उसमें ऐड कराई जाए। यानी कि दूसरा आपका उद्देश्य है कि अपराधों को निवारित करना, अपराधों को रोकना, ऑफेंस को प्रिवेंट करना। इसका प्रावधान सीआरपीसी में भी दिया गया है। और सीआरपीसी के किस चैप्टर में? 11 में। और सेक्शन आपका 149 से लेकर 153 तक, क्योंकि 154 से एफआईआर अध्याय 12 शुरू हो जाता है। इसमें एक सेक्शन इंटरव्यू में भी पूछा गया था और बिहार में मेंस में भी आया था, आगे भी पूछे जाने का चांस है। 151 पूछा ये गया था कि प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या है, निवारक गिरफ्तारी क्या है। तो सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद ही गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन सेक्शन सीआरपीसी का 151 इसका अपवाद है, जहां कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है और इसी को प्रिवेंटिव अरेस्ट या निवारक गिरफ्तारी कहा जाता है। और यह प्रावधान सीआरपीसी के सेक्शन 151 में है। 151, 2 मिनट देखिए। अगर पुलिस के समक्ष कोई व्यक्ति उतावला है कि माने पुलिस को लगता है कि उसके सामने कोई व्यक्ति है और कॉग्निजेबल या संज्ञेय यानी कि साधारण भाषा में गंभीर अपराध कर सकता है, तो ऐसी दशा में पुलिस ऐसे व्यक्ति को संज्ञेय अपराध को करने से रोकने के लिए वारंट के बिना यानी कि विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि अभी अपराध किया नहीं, लेकिन किए जाने की क्या है संभावना, तो उसके पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, न तो बांस रहेगी और न बांसुरी बजेगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर होता है। तो पहले ही परहेज कर लिया जाए, यानी कि अपराध करने के पहले ही उसे क्या कर लिया जाए, गिरफ्तार। ये दूसरा आपका उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य देखिए, अपराधों का पता लगाने, यानी कि इस पुलिस अधिनियम का तीसरा उद्देश्य है कि अपराधों का पता लगाया जाए, सर्च किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ अपराध होने वाले हैं, कहाँ अपराधी भगे हैं, इस बात का पता लगाया जाए और इसके लिए पुलिस प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाए। तो एक दिन मैं उदाहरण भी बताया था कि कई देशों की पुलिस की मीटिंग हो रही थी। अमेरिका वाले कहे कि हम 24 घंटे में पकड़ लेते हैं अपराधियों को, जापान वाले 12 घंटा में, लेकिन भारत की पुलिस कही कि 24 घंटा पहले हमें पता रहता है कि कहाँ अपराध होना है, लेकिन हम पकड़ते बाद में हैं। तो आपका कहानी कही इतना सुस्त पुलिस है, पहले से पता है कि यहाँ अवैध धंधा हो रहा है, लेकिन तभी जैसे अवैध शराब बिक रही है, पहले से पता है पुलिस को, पैसा ले रही है,
और जब तक कि 20, 25, 50 लोग जहरीली शराब से न मर जाए तब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये सामान्य नियम है आप याद रखिए। और लोग मर भी रहे हैं, यहाँ तक कि बिहार में भी सैकड़ों लोग मर गए जहरीली शराब से, जहाँ की शराब पर प्रतिबंध है, गैर जमानती अपराध है और अधिकतम आजीवन कारावास की भी सजा है, फिर भी लोग मानते नहीं। तो अलग बात है भाई। यानी कि तीसरा उद्देश्य हुआ कि अपराधों का पता लगाना, और चौथा उद्देश्य है आपका कि पुलिस को और दक्ष उपकरण बनाना। दक्ष का मतलब ये हुआ कि पुलिस को जो है आपका और सक्रिय करना और मजबूत करना, पुलिस मशीनरी मजबूत करना। तो कैसे मजबूत होगी पुलिस मशीनरी? जब पुलिस को सुविधाएं दी जाए, आधुनिक साज सज्जा दिया जाए और बुद्धि पुलिस को ट्रेनिंग दी जाए और पुलिस बुद्धिमान हो, मूर्ख न हो बल्कि क्या हो, बुद्धिमान, यानी कि दक्ष बनेगी तभी तो अपराधों पर नकेल कसेगी। तो होता क्या है व्यवहार में, पुलिस वाले जब भर्ती हो गए तो अपना दक्षता दिखाते हैं आम जनता पर, और आम जनता के मानवाधिकार का हनन भी करते हैं। और आपका ये दक्षता का विपरीत है। और दक्ष का मतलब आजकल ये हुआ कि जो ये साइबर क्राइम हो रहे हैं उसमें पुलिस जो प्रणाली है वह लगभग विफल है। आज भी साइबर अपराधों से निपटने के लिए अब पुलिस विभाग में ये चाहिए कि कुछ साइबर एक्सपर्टों को भर्ती किया जाए, अलग से रखा जाए, क्योंकि पुलिस वाले इतना दक्ष आज भी नहीं है कि वह साइबर अपराधियों का पता लगा सके। पैसा कोई हैक कर लिया तो कोई फेसबुक हैक कर लेता है, तो कोई व्हाट्सएप हैक कर लेता है, टेलीग्राम हैक कर लिया गया और पुलिस बस आपको दौड़ाती रहेगी। आप देख सकते हैं। तो ये दक्ष, यानी कि अब देखिए क्वेश्चन का मॉडल कि पुलिस अधिनियम 1861 का क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? तो चार उद्देश्य हमने बताया, रटिए अभी से। चार उद्देश्य हमने बताए। पहला, पुलिस को पुनर्गठित करना। दूसरा, अपराधों का निवारण करना। तीसरा, अपराधों का पता लगाना। चौथा, पुलिस को दक्ष बनाना, कुशल बनाना। अब इसी में दे देगा, तीन उद्देश्य देगा और दे देगा उपर्युक्त सभी। तो आप मार कर आइए उपर्युक्त सभी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अब कम चांस है बनने का। जो क्वेश्चन बनेगा देखिए कि पुलिस अधिनियम का निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य नहीं है। तो चार में से तीन उद्देश्य तो इसमें से रहेगा और एक आपका अलग रहेगा, और अलग वाला तभी छांट सकते हैं जब चारों उद्देश्य आपको क्या हो, याद। तो चारों भाई फिर हम एक बार बता रहे हैं, अभी से आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। पहला क्या है, पुलिस को पुनर्गठित करना। दूसरा क्या है, अपराधों का निवारण। तीसरा क्या है, अपराधों का पता लगाना। और चौथा, पुलिस को क्या बनाना। अब आइए, प्रियम्बल हो गया। तो मैं पहले ही बताया कि न तो नाम है, न गांव है, न पता है, न प्रवर्तन तिथि है। तो तुरंत सेक्शन 1 आया जाए। सेक्शन 1 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, यानी कि कुछ शब्दों की परिभाषा दी गई। इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखिए, सामान्यतः परिभाषा आप या तो धारा 2 में मिलती है या धारा 3 में। यहाँ से भी चूंकि भाई यूपी एपीओ को लेकर केवल हमें नहीं चलना है, जे को भी लेकर चलना है, तो सबसे पहले कोरिलेशन हो जाए और यूपी जे में जो क्वेश्चन बना है उसको देखा जाए। यूपी जे में ये क्वेश्चन बना था कि संविदा अधिनियम की किस धारा में आपका परिभाषाएं दी गई हैं। तो धारा 2। अब जिन जिन कानूनों के जिन जिन धाराओं में परिभाषा या निर्वचन या साधारण स्पष्टीकरण है, लिखवाते समय हम कोरिलेट करके लिखवा देंगे, लेकिन एक लाइन में कम से कम याद रखिए। अगर आपका पुलिस एक्ट पूछे कि परिभाषा किस धारा में, 1 मार्क कराइए। सीआरपीसी पूछे तो 2 मार्क कराइए।
एविडेंस पूछे तो 3 मार्क कराइए, और आईपीसी पूछे तो 6 से लेकर 52A तक साधारण स्पष्टीकरण है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूछे तो सेक्शन 2, सीपीसी भी पूछे तो सेक्शन 2, टीपीए पूछे तो सेक्शन 3 में है। यानी कि मुख्य मुख्य हम कानून बता रहे हैं जहाँ जहाँ की आपकी परिभाषाएं इत्यादि दी गई। अगला पढ़ा जाए आपका निर्वचन खंड का मतलब ये हुआ कि कुछ शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनना तय है। पिछली बार का भी क्वेश्चन बनाते रहना भाई। इसके पहले बना था कि ढोर या मवेशी में कौन शामिल नहीं है। 4 जानवरों का नाम दिया था, तो कुत्ता एक नाम दिया था, तो कुत्ता जानवर या ढोर या एनिमल या मवेशी। ढोर माने जानवर। अब ये नहीं कि ये ढोल समझ लीजिएगा जो पीटा जाता है, ढोल ना समझिए बाजा वाला। ढोर मतलब एनिमल। कई लोग ढोल पढ़ते हैं, कई लोग फोन करके पूछते हैं कि ये ढोर क्या है। तो ढोर अब समझ लीजिए मैंने जानवर। तो जानवर में सभी जानवरों को जानवर ये कानून नहीं मानता। कुत्ता भी जानवर है लेकिन पुलिस एक्ट उसे जानवर की श्रेणी में नहीं रखता। अब आगे देखिए भाई आपका, तो निर्वचन खंड शुरू किया जाए। देखिए आपका इसमें 2 क्वेश्चन आपका बना है भाई, आपका 2-3 तो हम बताते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन कानून शुरू किया जाए। देखिए धारा 1 निर्वचन खंड, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में ऐसे अर्थान्वयन के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन्हें दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ फिर से एक बार देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा 1 में शब्द परिभाषित किए गए हैं, अगर ये शब्द जो 47 धाराएं हैं उनमें कहीं आते हैं तो वहाँ इनका मतलब वही निकाला जाएगा जो सेक्शन 1 में दिया गया। अगर किसी धारा में किसी शब्द को अलग अर्थ निकालना है तो वहाँ स्पष्ट रूप से ये लिखा रहता है कि इस धारा में इस शब्द का ये अर्थ होगा, तब सेक्शन 1 वहाँ अप्लाई नहीं करेगा। यानी कि अगर विपरीत बात न लिखी गई हो तब सेक्शन 1 की परिभाषा, और विपरीत बात लिखी गई हो तो वह विपरीत बात ही उस धारा के लिए परिभाषा में लागू होगी। इसीलिए शुरुआती दौर में लिखा जाता है। अब आगे चला जाए आपका, पहली परिभाषा है जिले का मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसको हम कहते हैं डीएम। एक क्वेश्चन आपका डीएम से बनता है, इसमें कोई शक नहीं। इस बार यूपी एपीओ में जो क्वेश्चन बना था वह ये बना था कि डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर है, कई लोगों से पूछा गया। तो पहले आपका बेयर एक्ट पढ़ा जाए और तब अच्छे से कोरिलेट करके पढ़ा जाए। और आपका कोरिलेशन होगा ज़्यादा, सीआरपीसी से भी होगा, पुलिस एक्ट से भी होगा। तो एक एक करके लिख कर ही समझा जाए। देखिए भाई आपका जिले का मजिस्ट्रेट, पहले बेयर एक्ट की भाषा लिख लिया जाए। जिले का मजिस्ट्रेट से वह मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिस पर जिले के कार्यपालिका प्रशासन का भार हो। यानी कि जिस व्यक्ति पर, जिस अधिकारी पर जिले के किसका भार हो, कार्यपालिका, कार्यपालिका कह सकते हैं, शासन का भार हो, एग्जीक्यूटिव का भार हो, दायित्व हो, वही अधिकारी क्या कहलाएगा, डीएम या जिला मजिस्ट्रेट। अगला शब्द देखिए, और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे ऐसे कार्यपालिका प्रशासन से भारित मुख्य अधिकारी किसी भी अभिधान से ज्ञात हो। अभिधान न आए तो लिख लीजिए नाम से। इसका मतलब ये हुआ आपका कुल मिलाकर कि जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट की
शक्तियों का प्रयोग करता है, भले ही उसका नाम जिले का मजिस्ट्रेट न हो, कुछ और लिखा जाए, वह व्यक्ति भी जिले का मजिस्ट्रेट माना जाए। तो तुरंत आपको दिमाग में लाना चाहिए कि क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो जिले का मजिस्ट्रेट तो नहीं कहा जाता, लेकिन जिले के कार्यपालकीय प्रशासन का भार उस पर होता है। तो वह है कमिश्नर। मैं बता दूं, जो कमिश्नर होते हैं आपका, वह महानगर क्षेत्रों में होते हैं, और कमिश्नर आपका पुलिस अधिकारियों को ही बनाया जाता है। लेकिन जहां कमिश्नरी सिस्टम है, कमिश्नर है, वहां वह मजिस्ट्रेट की भी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि फिर एक बार देखिए, जिले का मजिस्ट्रेट हमने बताया, हमने ये भी बताया कि भले नाम कुछ भी हो, अभिधान मने नाम, भले किसी नाम से ज्ञात हो, अगर कोई अधिकारी है और उस पर जिले के प्रशासन का भार, कार्यपालकीय, न्यायिक नहीं, कौन सा, कार्यपालकीय प्रशासन का भार अधिरोपित किया गया है, तो वह भी जिले का मजिस्ट्रेट इस कानून के तहत माना जाएगा। तो भाई कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जिले का मजिस्ट्रेट तो नहीं कहलाता, लेकिन पूरे जिले को अपने कंट्रोल में रखता है? तो जहां आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जहां महानगर क्षेत्र है, वहां पुलिस अधिकारियों को कमिश्नर या आयुक्त बनाया जाता है, और वे पुलिस अधिकारी आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां रखते हैं, भले उनका नाम क्या हो, कमिश्नर। तो अब आपका कमिश्नरी सिस्टम आपका उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो चुका है, और अब आपका आयुक्त बनाए जाते हैं। देखिए शहर एक तो लखनऊ है, नोएडा, कानपुर, और भी एक दो शहर, चार शहर शायद थे, देखिए हमें याद नहीं आ रहा है। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, चार या पांच शहरों में कमिश्नरी माने महानगर उनको बनाया गया, माने, और जहाँ की कमिश्नर होंगे, तो कमिश्नर आपका जिला मजिस्ट्रेट भी माने जाएंगे। आइए अब देखा जाए जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर में क्या अंतर है, इसको हम लिखवा देंगे दो लाइन आगे। देखिए व्यक्ति एक होता है जब वह जिले के कार्यपालकीय प्रशासन को संभालता है, तो वह जिले का मजिस्ट्रेट या डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता है। और वही व्यक्ति जब रेवेन्यू के मामले को देखता है, यानी कि भू राजस्व के मामले को देखता है, तो वहां उसे डीएम न कहकर कलेक्टर कहा जाता है। फिर इसको समझिए, व्यक्ति एक होता है जब वह कार्यपालिका प्रशासन को देखता है, तो उसे डीएम, और जब भू राजस्व का मामला है तो उस मामले में उसे कलेक्टर कहा जाता है। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, एक। उसी प्रकार पूछा जाता है कि जब कचहरी में आप लोग जाएंगे तो जिला एवं सत्र न्यायालय लिखा है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लिखा है, तो वे दोनों क्यों लिखा है? तो फिर आपका जवाब होना चाहिए कि व्यक्ति एक होता है जब वह न्यायाधीश सिविल मामला देखता है तो जनपद न्यायाधीश कहलाता है, और वही व्यक्ति जब क्रिमिनल मामला देखता है तो सत्र न्यायाधीश कहलाता है। लेकिन व्यक्ति क्या है, एक। इसीलिए बोर्ड लगा रहता है जिला एवं सत्र न्यायालय याद रखिएगा। तो अब ये जो जिले का मजिस्ट्रेट है, ये करता क्या है, इसका कार्य क्या है, और इसके कर्तव्य क्या है? तो जो जिले का मजिस्ट्रेट है, इसका पहला मुख्य पॉइंट याद रखना है कि जो पुलिस प्रशासन होगा उस पर जनरल कंट्रोल या साधारण नियंत्रण ये जिले का मजिस्ट्रेट ही करेगा।
एक्ट है, इसमें आपको कई चीज़ें जाननी है। और पहला जो चीज़ पूछा जाता है, जीएस में भी आजकल पूछा जा रहा है कि जो जिले का कार्यपालिका का प्रशासन होता है, एग्जीक्यूटिव का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उस पर जनरल कंट्रोल यानी कि सामान्य कंट्रोल कौन रखता है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट रखता है, डीएम। और विशेष कंट्रोल कौन रखता है, एसपी या पुलिस अधीक्षक। ये क्वेश्चन भी आपका उत्तराखंड के लिए भी यही नियम बना बताया गया था, और यूपी के लिए भी। इसको हम सेक्शन वाइज बताएंगे। हमारे हिसाब से धारा 4 में होना चाहिए, देख ले रहे हैं भाई, धारा वाइज पूछा जाता है ये। हल्का सा मिस कर रहा है, सेक्शन भाई 4 में होना चाहिए वैसे, लेकिन एक बार देख लेना। हाँ सही भाई, सेक्शन 4 के सेकंड पैरा में देखिए, ये जो अब जो भी बात कही जाएगी आपका मन माना नहीं, या तो पैरा से उठाकर या किसी सेक्शन से, तो सेक्शन 4 का पैराग्राफ सेकंड ये बताता है कि जिले में जो पुलिस प्रशासन होगा उस पर जनरल कंट्रोल किसका होगा, डीएम का। और स्पेशल कंट्रोल किसका होगा, एसपी। अब डीएम के बारे में 7-8 पॉइंट जानना है, पहले पुलिस एक्ट से, उसके बाद हम सीआरपीसी से बताते हैं। जहां तक पुलिस अधिनियम की बात है, पुलिस अधिनियम में आपका मुख्य रूप से ग्राम चौकीदार को लेकर क्वेश्चन बनता है। जहां जहां की उत्तराखंड में आपने पढ़ा था ग्राम रक्षक, उत्तराखंड के लिए आपने पढ़ा था ग्राम रक्षक। तो अब ये चूंकि पुराना कानून है, तो यहाँ ग्राम रक्षक नहीं, यहाँ हमें क्या पढ़ना है, ग्राम चौकीदार। तो ग्राम चौकीदार की नियुक्ति भी डीएम करते हैं, उसको निलंबित भी डीएम करते हैं, बर्खास्त भी डीएम ही करते हैं, और ग्राम चौकीदार पर कंट्रोल भी डीएम ही करते हैं। ये क्वेश्चन भी यूपीएपीओ में आ चुका है। जैसे ही ग्राम चौकीदार आए कि कौन नियुक्त करेगा, कौन बर्खास्त करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, तो अब उत्तराखंड न मार दीजिएगा, अब जो बीत गई वो बात गई, अब नए सिरे से लगना है। ये नहीं कि दिमाग में तो उत्तराखंड में अलग था, मैं कोरिलेट इसीलिए कर रहा हूँ कि वहां से अब थोड़ा दिमाग हटाइए। उत्तराखंड में ये सब कार्य अब एसपी को सौंप दिया गया, पुलिस अधीक्षक को। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी ये सब कार्य किसका है, जिला मजिस्ट्रेट। अब हो सकता है नया कानून कभी बने तो भाई आपका। तो एक तो ग्राम चौकीदार हो गया, ग्राम चौक, हाँ, जिला मजिस्ट्रेट जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, ये भी याद रखना है। जैसे कि पुलिस का जिले में एसपी होते हैं, तो कार्यपालक प्रधान कौन होता है सबसे बड़ा, जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति से लेकर और तमाम बातों के लिए हमें सीआरपीसी में जाना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ डीएम है वहाँ वहाँ हम एकत्र कर रहे हैं। एक तो आपका डीएम की नियुक्ति करा दीजिए, तो सीआरपीसी की धारा 20 हमें पढ़ना है। इसके बाद आपका वारंट के बिना जितने भी गिरफ्तार व्यक्त किए जाएंगे, पुलिस उसकी सूचना डीएम को देगी। ये कई बार पूछा है किस धारा में, सीआरपीसी के 58 में दिया है। इसके बाद आपका 129 से लेकर 132 हम बताएंगे। इसके बाद आपका 133 में भी डीएम साहब भी कार्य कर सकते हैं, 144 ए में भी, 145 से 148 में भी कर सकते हैं। यानी कि 144, 144 छूटिए, 144 में भी डीएम साहब हैं, 100 आपका। इसके बाद आपका सीआरपीसी की धारा 107 से लेकर 110 तक में भी डीएम साहब आ जाएंगे। और इसके बाद आपका 365, यानी कि जब भी सत्र न्यायालय या सीजीएम कोई निर्णय देता है, तो उस निर्णय की एक कॉपी किसको भेजेगा, देख लीजिए भाई, सीआरपीसी में सही है ना, सेक्शन देखना है भाई, कई दिन हो गया ना, तो अभी आपका धीरे धीरे 1-2 दिन में आदमी
पूरे फार्म में आ जाएगा। 1-2 दिन लगता है भाई आपका। देखिए बोलने में भी मैंने अभी बहुत ज़्यादा लंबा लंबा क्लास नहीं चल सकता है। देख लेते हैं भाई एक बार। हाँ, सत्र न्यायालय द्वारा, ठीक है भाई, आपका डीएम को भेजना। 3 ये यूपी में आ चुका है क्वेश्चन। फिर एक बार देखिए, अब जिले का मजिस्ट्रेट के बारे में थोड़ा डिटेल में देखिए। जो जिले का मजिस्ट्रेट होता है भाई, जिले का लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, विधि और व्यवस्था जिले की बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट पर ही होती है। दूसरा, लोक प्रशांति विक्षुब्ध न हो, यानी कि जो पीस है समाज की, जिले की जो पीस है या शांति व्यवस्था है, वह डिस्टर्ब न हो, इसकी भी जिम्मेदारी मुख्य रूप से डीएम की है, क्योंकि वह जिले का प्रशासनिक हेड है। तो अगर आपका परिशांति भंग होती है तो डीएम क्या कर सकते हैं? यहीं से अब एक एक सेक्शन उठाना है, पहले नियुक्ति करा दिया जाए भाई। देखिए आपका नियुक्ति तो आदमी भूल ही गया, तब तो इनका कार्य बताया जाए। तो देखिए आपका सेक्शन 20, देखिए सेक्शन 20 सीआरपीसी, इसीलिए कहा जा रहा है कि 1/3 सीआरपीसी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। और आपका हमें लगता है 10 धाराएं तो आज ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। मेन मेन उसमें की चीज है। सेक्शन 20 ये कहता है कि राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करेगी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी और उन्हीं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में से एक को डीएम या जिला का मजिस्ट्रेट बनाएगी। कौन सी धारा ये सीआरपीसी की है? 20। कौन सी धारा? 20। अब ये एक एक करके चला जाए। अब वारंट के बिना यहाँ से भी यूपी एपीओ में क्वेश्चन जे में भी आ चुका है। वारंट के बिना पुलिस जितने लोगों को गिरफ्तार करती है उसकी सूचना आपका जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी या जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर आपका उपखंड मजिस्ट्रेट को। तो देखिए बिहार और यूपी में मॉडल इस पर कैसे बना कि वारंट के बिना जो गिरफ्तारी करती है पुलिस, जितने लोगों को गिरफ्तार करती है उसकी सूचना किसको देगी? अब सतर्क रहिए। जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी हाल में दोनों ना मारिए। देखिए एक शब्द मैं मिस किया हूँ, वही पॉइंट पकड़ना है कंपटीशन के लिए। किसको सूचना दी जाएगी? फिर बैरक देखिए, जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर डायरेक्शन दे, तब आपका एसडीएम को, यानी कि डीएम या जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर एसडीएम को। और ऑप्शन में हमने निर्देश शब्द छोड़ दिया था। अगर ये ऑप्शन दे कि डीएम को, दूसरा ऑप्शन दे डीएम के निर्देश पर एसडीएम को, दोनों को, तब तो दोनों सही है। लेकिन अगर निर्देश शब्द न रहे तो आपका केवल डीएम मार कर आइएगा, ये नहीं कि एसडीएम मार दीजिए। एसडीएम भी कर मारेंगे जब आपका कंपटीशन में क्या रहे? डीएम के निर्देश पर। क्योंकि भाई जब भी आपका विवाद उत्पन्न होगा तो बेयर एक्ट की भाषा प्रिवेल करेगी, आपका तर्क प्रिवेल नहीं करेगा। तो जो बेयर एक्ट में लिखा है, चाहे वो गलत लिखा हो या सही, वही मान्य होता है। मैं बता दूं, आपका तर्क मान्य नहीं होगा। आगे बढ़ा जाए भाई। अब जिला मजिस्ट्रेट का ये 129 से 133 आ जाइए। ये 120 सीआरपीसी है। 129 से लेकर 132 तक में, 132 तक में आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को पावर है कि वह शांति व्यवस्था भंग होने को रोकें और इसके लिए 129 के तहत सीआरपीसी सिविल बल का प्रयोग करा सकते हैं। और सिविल बल से मामला नहीं सुधरता तो 130 में आपका सशस्त्र बल का प्रयोग का आदेश दे सकते हैं। यानी कि डीएम
129 और 130 के तहत क्या दे सकता है? सिविल बल का प्रयोग और किसका? सशस्त्र बल। ये कानून माने लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, शांति बने। इसके बाद आपका अगर न्यूसेंस को या आपका लोक उपताप को हटाने के लिए सशर्त या कंडीशनल ऑर्डर डीएम दे सकता है 133 में। और आपका पीटी परेड को रोकना है, प्रशिक्षण को तो 144 में। और आपका जल और थल के उपयोग या सीमा का विवाद हो, वहाँ भी डीएम कूद जाएंगे 145 से। कहाँ तक धाराएं? 148। और लोक न्यूसेंस के अर्जेंट मामलों में भी डीएम आदेश दे सकता है। यानी कि कहते हैं ना आप लोग, धारा 144 लागू हो गई, यानी कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह न जुटें, ये आदेश भी डीएम दे सकता है। किस धारा में? सीआरपीसी में 145। इसके बाद आपका यहाँ 2 पॉइंट बचे हैं। अगर डीएम या एसडीएम को लगता है कि कोई व्यक्ति है जो परिशांति भंग कर सकता है या बुरा आचरण कर सकता है, तो उससे प्रतिभूति या गारंटी या सिक्योरिटी मांगी जा सकती है कि गारंटी दो कि तुम ये सब काम नहीं करोगे। तो ये कौन मांग सकता है? डीएम या एडीएम। और आपका यहाँ 365 बताती हैं कि अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय कोई फैसला देते हैं, तो उस फैसले की एक प्रति डीएम को भेजेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएम है वह सर्वे सर्वा है प्रशासन का, लेकिन पुलिस प्रशासन पर आपका जनरल ही कंट्रोल रखता है, क्योंकि स्पेशल कंट्रोल के लिए एक आपका एसपी या पुलिस अधीक्षक को सरकार ने नियुक्त कर रखा है। तो इस प्रकार डीएम समाप्त हो गया। अब आइए डीएम के बाद जो दिया है परिभाषा, जिले का मजिस्ट्रेट के बाद जो परिभाषा दी गई है वह मजिस्ट्रेट दी गई है। अब मजिस्ट्रेट को आया जाए भाई, क्या है? मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत, यहाँ जो मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधीन, देखिए, मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले के सब व्यक्ति आते हैं। यानी कि मजिस्ट्रेट शब्द को परिभाषित न करते हुए बस ये कह दिया गया कि जो साधारण पुलिस जिला है, उस पुलिस जिले में जो भी लोग मजिस्ट्रेट के पावर का यूज करते हैं, वे सभी मजिस्ट्रेट माने जाएं। तो आखिर मजिस्ट्रेट होते क्या हैं? कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहाँ दिया है? तो सब यही धाराएं याद करनी है, और इसमें से केवल डीएम जहाँ होगा उनको हटा देना है। यानी कि केवल डीएम जहाँ रहेंगे उनको हम धाराएं क्या करते हैं? हटा देते हैं। और एक आपका 21 धारा जोड़ देते हैं, क्योंकि स्पेशल एसडीएम यानी कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की, यानी कि जो प्रावधान हमने डीएम के बारे में बताया उसमें कम से कम 3 धाराएं आप हटा दीजिएगा। एक आपका 58 हटा दीजिएगा, एक 144 से सीआरपीसी की, और दूसरा 365, ये हटा देंगे। तो ये जो धाराएं बची हैं इसमें डीएम के साथ साथ कौन भी है सक्षम? एडीएम, यानी कि जो मजिस्ट्रेट हैं। यानी कि मजिस्ट्रेट में तो भाई आपका सभी आ जाएंगे जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का क्या करते हैं? प्रयोग। और उन्हीं मजिस्ट्रेटों में से एक को थोड़ा ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। तो ऊपर पहुंचा दिया गया तो क्या बन गया? जिले का मजिस्ट्रेट। और उसके बाद थोड़ा ऊपर पहुंच गया तो कमिश्नर बन गया, यानी कि आपका मंडलायुक्त हो गए। अब वो तो अलग बात है भाई, आगे आपका
तो फिर एक बार बैक हो आ जा भाई। मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति सीआरपीसी की धारा 20 के तहत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार, इन पर कंट्रोल भी राज्य सरकार, इनको बर्खास्त भी राज्य सरकार करेगी, इनका ट्रांसफर भी स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। लेकिन ये कौन से मजिस्ट्रेट हैं? न्यायिक नहीं, बल्कि कौन से? कार्यपालक। अब ये मजिस्ट्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो वही मुख्य कार्य फिर बताना पड़ेगा, कुछ कम कर देंगे हम। विधि और व्यवस्था बनाए रखना। इसके बाद आपका परिशांति और सदाचार के लिए प्रतिभूति मांगना। तो हाँ, एक धारा और बता दिया जाए। सीआरपीसी की धारा 21 के तहत स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात की गई है। तो ये भी देखना है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब आइए, जो ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं ये भी 129 से लेकर 132 तक शांति भंग को निवारित करेंगे। यानी कि 129 में सिविल बल का प्रयोग का आदेश देंगे दंगा बलवा रोकने के लिए, और 130 धारा में किसका? सशस्त्र, यानी कि आ जाएंगे आपका केंद्रीय बल, अर्धसैनिक बल या सैनिक। इसके बाद 133 में आपका मजिस्ट्रेट भी, आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोई भी हो, क्या? न्यूसेंस हटाने का सशर्त आदेश। इसके बाद अर्जेंट मामलों में आदेश 144। जल थल का विवाद है तो कौन सी धारा सीआरपीसी का? 145 से 148। और परिशांति मांगना है तो कोई मजिस्ट्रेट कार्यपालक मांग सकता है। और कहाँ से कहाँ तक? आपका 107 से लेकर 110। तो फिर एक बार रटिए, 107 में दो सिद्धि होने पर परिशांत के लिए, 108 में अन्य दशाओं में, 109 में आपका 107, 108 में राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वालों से, 109 में संदिग्ध व्यक्तियों से, और 110 में बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, यानी कि याद रखिएगा 10 नंबरी से, यानी कि हैबिचुअल अपराधी, आदतन अपराधी, आभ्यासिक अपराधी से सदाचार के लिए गारंटी मांगी जाती है सीआरपीसी की किस धारा में? 110। तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन भी चल रहा है, इधर पुलिस अधिनियम चल रहा है, उधर सीआरपीसी भी चल रही है, और सीआरपीसी भी पढ़िए, पुलिस अधिनियम भी, कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। उसमें ये रहेगा कि भाई 1/3 तो पूरा हम सीआरपीसी बता देंगे, क्योंकि आपका जहाँ जहाँ जो शब्द आएगा और जो पुलिस वो सीआरपीसी में जोड़ा रहेगा, तो वहाँ से ही अटैच करके आपको पढ़ना भी है। तो 15 मिनट का भाई ब्रेक रहेगा, फिर आपका सीआरपीसी चलेगी। हाँ, आपका कल से और समय बढ़ाया जाएगा, आपका धीरे धीरे समय बढ़ाया जाएगा। 15 मिनट बाद भाई आपका, और जो लोग भाई अपना एडमिशन नहीं कराए हैं, एडमिशन आज या कल में करा लें, जो लोग नए लोग हैं। और पुराने लोगों की भी फीस कुछ लोगों की बकाया है तो भाई वो जमा कर दें, सार्वजनिक रूप से कही जा रहा है। भाई जो लोग नए हैं, एडमिशन या तो आज ले लें या कल हर हाल में ले लें। उसके बाद भाई डेमो वोमो नहीं दिया जाएगा, हम बता दें। हाँ, चाहे पढ़े ना पढ़े उससे मतलब नहीं, जा